हेलो एंड वेलकम बैक टू यूपीएससी अखाड़ा। आरएस प्री के सिलेबस में हम अगला टॉपिक करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो मैनेजमेंट है, पूरी हायरार्की है, वो कैसे है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल क्या है और क्यों इसे एक इम्पोर्टेंट यूनिट माना जाता है स्टेट की गवर्नेंस के अंदर। इसी के साथ हम देखेंगे चीफ सेक्रेटेरिएट के बारे में। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ बुक्स के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड हैं, और इन्हीं के साथ यहाँ लिखा है इनका नाम, जो इनके ऑथर हैं। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी प्री के अंदर पूछे गए हैं आरएस के लिए, और ये कई बार रिपीट भी होते हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखें और इन्हें याद रखने की कोशिश करें। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, श्रीमन नारायण अग्रवाल, इनके बारे में आरएएस प्री के अंदर 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाइट अम्ब्रेला, ब्रियन स्वेल, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉल ब्रास, डिवाइड एंड क्विट, पेंडरल मून, ये सारी जो बुक्स हैं ये रिलेटेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में। द सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, अतुल कोहली। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ इट्स लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एलन ग्लेडहिल। एंड द लास्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट, वर्किंग ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, ग्रेनविल ऑस्टिन। आपने जब क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर लक्ष्मीकांत में पढ़ा हो या कहीं और पढ़ा हो, तो इनका नाम ज़रूर सुना होगा। इन्होंने काफ़ी गहराई से स्टडी किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये बुक्स आप ध्यान रखें। इसके अलावा और भी कुछ आपके सामने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई बुक ऐसी आती है, कहीं आप न्यूज़ में देखते हो, कोई आर्टिकल में आपने पढ़ा, तो वो भी आप एक पेज में लिख के रखें, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि किसी कंट्री को स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, फिर स्टेट को डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, एंड देन डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद तहसील है, सब तहसील है। तो ये डिवीज़न क्यों किया जाता है? डिवीज़न होता है एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़ के लिए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए। तो ये पर्पस होता है इस हायरार्की का, इस स्पैन ऑफ कंट्रोल का, और इस पूरे डिवीज़न ऑफ वर्क का। और इसका एक पर्पस और ये होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। स्टेट को अगर देखें सबसे पहले, तो किसी भी स्टेट को अगर और सब डिवाइड करना है तो इसे डिवीज़न में डिवाइड करते हैं। देन इसके बाद डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके बाद तहसील, उसके बाद सब तहसील। तो ये डिवीज़न इस तरह से चलता है। तो लगभग स्टेट्स में आप देखेंगे इंडिया में, तो इसी तरह से सबसे पहले स्टेट को डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। तो राजस्थान के अंदर भी है डिवीज़न। अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने डिवीज़न भी बढ़ाए हैं और डिस्ट्रिक्ट भी बढ़ाए हैं। तो डिवीज़न को जो हेड करते हैं वो होते हैं डिविजनल कमिश्नर। इस डिवीज़न के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट को जो हेड करते हैं, इनके जो हाईएस्ट ऑफिशियल होते हैं वो हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये जो डिवीज़न है ये राजस्थान में एक समय में हटा दिया गया था, फिर इसे वापस री स्टार्ट किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आरपीएससी प्री में पूछा गया था, हम देखेंगे अभी। अब देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ओवरऑल सुपरविजन में काम करता है, वो अलग अलग ब्रांचेज में किस तरह से डिवाइडेड है। एक तो रेवेन्यू ब्रांच अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ऊपर कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। उसके बाद है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये कौन होते हैं? आईएएस ऑफिसर होते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज से आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। उसके बाद बात करें उनके नीचे सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, जो जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, आरएएस, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। और फिर तहसीलदार, फिर नायब तहसीलदार, फिर गिरदावर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और लास्ट में पटवारी। तो ये पूरी हायरार्की किस बारे में है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की है, जिसके जो हेड हैं वो कौन है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है सबसे ऊपर? एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद में एएसपी, फिर डिप्टी एसपी, देन सर्किल इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, देन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन हेड कांस्टेबल, देन कांस्टेबल। इस तरीके से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। और उसी के साथ यहाँ कुछ अलग अलग जो विभाग आप देखते हैं, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, उनकी भी एक हिरार्की होती है।
उसमें कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर होते हैं। तो हेल्थ में हेड कौन होता है, CMHO, चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर। एजुकेशन में DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसी के साथ जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपका आया, 73rd और 74th, उससे क्या ऐड हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, 74th, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपैलिटीज। इसकी भी अपनी एक हायरार्की है। इसमें कौन है, सबसे पहले CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और असिस्टेंट CEO। ये किस में होते हैं, परिषद में, जिला परिषद। जो 3 टियर आप बताते हैं उसमें सबसे जो ऊपर टियर है जिला परिषद। उसके बाद आता है पंचायत समिति। तो यहाँ कौन है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये वाले जो ऑफिस होते हैं ये अगेन कौन फिल करता है, IAS। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होते हैं RAS, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एडिशनल ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और विलेज में कौन है, VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसी तरीके से यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्यूनसिपल काउंसिल होता है, म्यूनसिपल पंचायत होती है। तो ये पूरा सिस्टम है, हायरार्की है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझते हैं। इसके ओवरऑल सुपरविजन किसका रहता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके सबऑर्डिनेशन में काम करते हैं, डिविजनल कमिश्नर के। ठीक है, ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब देखें कि हमारे रीसेंट जो मार्च 2023 में कुछ नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में अनाउंसमेंट हुआ। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत अनाउंस्ड क्रिएशन ऑफ 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 न्यू डिवीजन। जो हमने बताया अभी डिविजनल कमिश्नर, तो वहाँ 3 नए डिवीजन बने और 19 नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं इन द स्टेट ड्यूरिंग इस कोर्स ऑफ डिस्कशन ऑन द फाइनेंस एंड अप्रोप्रिएशन बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बिल डिस्कस करते वक्त उन्होंने ये बताया। अनाउंसमेंट के बाद क्या हुआ, अभी 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, ध्यान रखें इसको, और 10 डिवीजन हो गए स्टेट के अंदर। ठीक है, एन अनाउंसमेंट वन मेड बाय चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत टू मेक, अब ये नाम आपको याद रखने हैं, अनूपगढ़, बलोतरा, बेवाड़, डीग, डिडवाना, कुजामन, दूदू, गंगापुर सिटी। जयपुर को भी 2 भागों में बांट दिया, जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ। जोधपुर को भी 2 भागों में, जोधपुर ईस्ट, जोधपुर वेस्ट। केकड़ी है, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, नीम का थाना, फलोदी, सलूम्बर। सलूम्बर कहाँ है, उदयपुर के पास, सांचौर, शाहपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट बनाए नए। अलोंग विद दिस ही अनाउंस्ड टू मेक बांसवाड़ा, पाली एंड सीकर, ये 3 नए डिवीजन बनेंगे। तो पहले 7 थे, तो अब डिवीजन कितने हो जाएंगे, 10। जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, दूदू, फलोदी डिस्ट्रिक्ट हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ जयपुर डिस्ट्रिक्ट। ये 4 जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये जो पहले ऑलरेडी जयपुर डिस्ट्रिक्ट था उसी में से 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। दूदू पहले तहसील थी, अब ये डिस्ट्रिक्ट हो गई है। जोधपुर का देखें तो जोधपुर ईस्ट, जोधपुर वेस्ट, कोटपुतली, बहरोड डिस्ट्रिक्ट आर कार्व्ड आउट ऑफ जोधपुर डिस्ट्रिक्ट। इन द सेम वे श्रीगंगानगर टू अनूपगढ़, बाड़मेर टू बलोतरा, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी निकाला गया, भरतपुर से डीग को, नागपुर से डीडवाना, कुचामन सिटी, सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी को बनाया गया, अलवर से खैरतल को, सीकर से नीम का थाना को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उदयपुर से सलम्बर को, और जालोर में से सांचौर को एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। एंड शाहपुरा हैव बीन कार्व्ड आउट ऑफ भीलवाड़ा। शाहपुरा किस में से है, भीलवाड़ा में से। द न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद ये नए अनाउंसमेंट हुए हैं। अर्लियर, इससे पहले कब था, 26 जनवरी 2008। ये आप ध्यान रखें, 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़ बिकेम द 33rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ये आप सबको पता होगा कि प्रतापगढ़ हमारा आखिरी नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, वो था, ये कब बनाया गया, 2008 26 जनवरी में। एंड द लास्ट अनाउंसमेंट फॉर डिविजनल हेडक्वार्टर वाज मेड ऑन 18 ईयर बैक इन 2005। और उस समय भरतपुर को एक नया डिवीजन बनाया गया था, जो कि एक 7वां डिवीजन बना था 2005 के अंदर। अब अगर देखें नए डिवीजन, तो जिले तो 50 हैं, डिवीजन 10 हैं। तो बीकानेर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, ये 10 हो गए अब। ठीक है, तो इसमें नए कौन से हैं, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांसवाड़ा, पाली और सीकर। तो बांसवाड़ा, पाली और सीकर, अब ये नए 3 डिवीजन बनाए गए। अब बात कर लेते हैं, डिवीजन देख ही रहे हैं तो डिविजनल कमिश्नर के बारे में।
देखिए डिविजनल कमिश्नर जैसे मैंने बताया ऊपर स्टेट है, उसके बाद डिविजनल कमिश्नर हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। लिंकिंग, इट इज़ अ लिंकिंग पिन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट सेक्रेटेरिएट। स्टेट सेक्रेटेरिएट और डिस्ट्रिक्ट के बीच की जो पिन है, लिंक पिन, वो है डिविजनल कमिश्नर, क्रिएटेड बाय विलियम बेंटिक इन 1829 टू सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इसके नीचे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के काम को, इनके फंक्शंस को सुपरवाइज करना और इन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम डिविजनल कमिश्नर का है। डिवीजन 1949 के अंदर 5 थे शुरुआत में राजस्थान के अंदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की बात यह है, डिवीजन जो सिस्टम है, ये जो डिवीजन का सिस्टम है, इसको अबॉलिश कर दिया गया था 1962 के अंदर बाय सुखाड़िया गवर्नमेंट। फंक्शंस ऑफ डिवीजनल कमिश्नर वर डिवाइडेड बिटवीन द रेवेन्यू बोर्ड अजमेर एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब इस यूनिट को अगर हटा दिया गया डिवीजनल कमिश्नर को, तब इनके फंक्शन कौन करेगा? रेवेन्यू बोर्ड अजमेर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फिर कुछ सालों बाद 87 के अंदर जब हरिदेव जोशी साहब की गवर्नमेंट थी, रीस्टार्टेड द डिवीजन सिस्टम एंड अजमेर वाज मेड द 6th डिवीजन। 7वां कौन था? भरतपुर। 6th कौन था? अजमेर। भरतपुर वाज मेड द 7th डिवीजन ऑन 4th जून 2005 एंड एट प्रेजेंट देयर आर 10। तो ये कुछ फैक्ट्स आप ध्यान रखें इनको। डिवीजनल कमिश्नर का ऑफिस किस तरह से होता है? डिवीजनल कमिश्नर सीनियर आईएएस यहाँ पोस्टेड होते हैं, उसके बाद एडिशनल डिवीजनल कमिश्नर सीनियर आरएएस यहाँ हो सकते हैं। इनके बाद होते हैं डिप्यूटी डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स, रेवेन्यू एग्जीक्यूटिव, तहसीलदार, और फिर इनके जो ऑफिशियल अलग होते हैं वो नायब तहसीलदार, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, स्टैटिस्टिक्स असिस्टेंट, अदर मिनिस्ट्रल एग्जीक्यूटिव। तो ये इनकी हायरार्की होती है। डिवीजनल कमिश्नर हम देख रहे हैं उनके बारे में। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की। डिवीजनल कमिश्नर एक्ट एज एपीलिएट अथॉरिटी ऑन डिसीजन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द डिवीजन। तो जो डिसीजन के होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, उनके लिए एपीलेट अथॉरिटी के तौर पे काम करते हैं। कंडक्ट इंक्वायरी रिपोर्ट्स अगेंस्ट ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय पोस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। इंक्वायरी जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए। सुपरवाइज क्राइम कंट्रोल, लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड मीटिंग्स along with the police commissioner, zonal and range police chief. Control over revenue administration in the division and hold revenue courts. अब क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेनली किसका है? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है। Ensure proper and effective coordination among the various organizations of the public government and public. Supervise, guide, control the various office in the division. कोऑर्डिनेट एंड सुपरविजन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द डिवीजन। तो डिवीजन के अंदर जो भी डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई, ऑफिस जो भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन, उनको कोऑर्डिनेट करने का काम इनका है। इसके अलावा अगर राजस्थान की स्पेशल फंक्शन देखें तो ये है हियरिंग अथॉरिटी इन एक्ट्स के अंदर। कौन से एक्ट के अंदर? राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956, पंचायती राज 1994, म्यूनसिपैलिटी 2009, इनके बारे में हमने डिटेल में देख लिया। राजस्थान एक्साइज और फॉरेस्ट एक्ट, इनमें ये हियरिंग अथॉरिटी है। उसके बाद ये ACR भरते हैं किसकी? एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, एम्प्लॉयज ऑफ डिविजनल ऑफिस, ट्रांसफर ऑफ रेवेन्यू एम्प्लॉय, गिरदावर और पटवारी का अगर ट्रांसफ़र करना है तो ये इनके डोमेन में है, ये इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। पब्लिक हियरिंग, प्रशासन से प्रशासन गांव के संग, ये जो प्रोग्राम आपने देखा राजस्थान में चला था, तो इस समय पब्लिक हियरिंग का काम किसका था? डिवीजनल कमिश्नर का। और इसके अलावा एक केयर टेकर के रूप में भी काम करते हैं, जैसे बीकानेर में जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट है उससे केयर टेकर हैं। अजमेर में बिसल प्रोजेक्ट है, जोधपुर में जो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, उदयपुर में ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, भरतपुर कोटा में चंबल कमांड एरिया प्रोग्राम है। तो इन प्रोग्राम से केयर टेकर के रूप में भी ये काम करते हैं। तो ये इनके फंक्शन हुए। अब हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट के ऊपर, जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का अपने बहुत पुराना इतिहास है, इस इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इनके फंक्शंस के बारे में देखेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु इज़ ऑल्सो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही बोलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी बोलते हैं। डिवीजन कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। इसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। साउथ इंडिया में देखेंगे आप स्टेट्स में, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं इसको।
और नॉर्थ इंडिया में लगभग स्टेट्स में इसको नोमेनक्लेचर अलग है, बाकी फंक्शन रोल सब कुछ अलग सेम ही है। और जो मजिस्ट्रेट वर्ड है, मजिस्ट्रेट वर्ड एक जुडिशियल वर्ड है। इस मजिस्ट्रियल पावर है वो बहुत कम हो गई है। सबसे पहले कम कैसे हुई? 1952 के अंदर जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन प्रोग्राम आए थे, उसकी वजह से। उसके बाद आप एक वो देखते होंगे डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 सेज देयर द स्टेट शेल स्ट्राइव टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल है, उसमें से जो मैजिस्ट्रियल पावर है वो कम करके किसको दे देगी? डीजे को, डिस्ट्रिक्ट जज को। तो जुडिशरी के अंदर जो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो सेपरेशन है वो यहाँ से होता है। उसके बाद अब अगर देखेंगे सीआरपीसी 1973, उसके बाद से भी इनकी पावर में काफ़ी कमजोरी आई है। उसके बाद आप देखेंगे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो जो पंचायती राज है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो उनके पास भी कुछ पावर डिवोल्व हो गई है। तो इस तरह से देखें, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अंग्रेजों के ज़माने के जो हुआ करते थे और आज के उसमें कंपेयर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा पावर्स में अंतर आपको देखने को मिलेगा। दिस पोस्ट वॉज फॉर फर्स्ट क्रिएटेड इन 1772 बाय वैरन हेस्टिंग, ये याद रखें, टू कलेक्ट रेवेन्यूज, इसलिए इनका नाम है कलेक्टर, टू कलेक्ट रेवेन्यू। अगले ही साल इसको अबोलिश कर दिया गया, फिर इसको वापस से स्टार्ट किया गया 1787 में विद मजिस्ट्रेट पावर ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन। जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो पावर्स भी इनको दी गई। राल्फ शेल्डन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ इंडिया, तो इनका भी नाम आप ध्यान रखें। ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट है, इसे मुगल पीरियड में किरोरी फौजदार के नाम से जाना जाता था। कितना बढ़िया नाम है, किरोरी फौजदार। नाउ इन सम स्टेट दिस पोस्ट इज ऑल्सो नोन एज डेप्यूटी कमिश्नर। इट इज जनरली सेड दैट इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन द पावर आर वेस्टेड इन 3 ऑफिस। ऐसा कहा जाता है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 3 ही ऑफिस में मेनली पावर वेस्टेड हैं, पीएम, सीएम और डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जनरली दिस पोस्ट इज हेल्ड बाय आईएएस ऑफिसर। डीसी इज कॉल्ड द मिनी गवर्नमेंट एंड आईज एंड ईयर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये अपने आप में एक मिनी गवर्नमेंट, आपने देखा कितने डिपार्टमेंट्स को, कितनी ब्रांचेस को, कितनी हायरार्की को ये सुपरवाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और इसी तरह से इनको कहा जाता है आँख और कान स्टेट गवर्नमेंट की। और इनके बारे में कुछ महान लोगों ने क्या क्या कहा वो आप देख लीजिए, ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। रामसे मैकडोनाल्ड compared the district collector with that tortoise on whose back stood the elephant of government of India। कि मतलब ये कछुआ है जिसकी पीठ के ऊपर एक पूरा हाथी बैठा, और वो हाथी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सारा काम किससे हो रहा है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से। द रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन, साइमन कमीशन था 1930 का, उसने क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी ए लॉयर, एन अकाउंटेंट, सर्वेयर एंड रेडी राइटर ऑफ द स्टेट पेपर्स। मतलब इतनी सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन पाता है। लॉयर भी होना चाहिए, उसे कानून का ज्ञान भी होना चाहिए, अकाउंट्स का ज्ञान, क्योंकि उसे टैक्स कलेक्शन करना था उस समय, सर्वे, लैंड सर्वे भी उसे आना चाहिए, और स्टेट पेपर्स भी वो तैयार कर सके। के दास ने क्या कहा? दैट देयर इज नॉट, नेवर हैज बिन एन ऑफिशियल क्वाइट लाइक द कलेक्टर एनीवेयर एल्स। उन्होंने बताया कि कलेक्टर जैसा कोई ऑफिस कहीं भी उन्हें देखने को नहीं मिलता जिसके पास इतने पावर और फंक्शन हो। रजनी कोठारी जी ने क्या कहा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इंस्टीट्यूशनल करिश्मा। तो ये कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रखें, ये आरएस प्री में पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करते हैं पावर फंक्शंस की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पावर और फंक्शन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? उनके रेवेन्यू फंक्शंस हैं, जैसे आपने देखा अभी नाम से ही पता लगता है, कलेक्टर रिवेन्यू कलेक्शन जो मेन काम था इनका। उसके बाद उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, फंक्शन एज एन मजिस्ट्रेट, डेवलपमेंट फंक्शंस हैं, प्रोटोकॉल हैं, इलेक्शन है, डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम। इस तरह से इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से मेनली हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो इनका कन्वेंशनल जो फंक्शन है, रेवेन्यू फंक्शन, सबसे पहला है टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू, कलेक्ट अदर गवर्नमेंट ड्यूज, डिस्ट्रीब्यूट एंड रिकवर तकवी लोन्स, तकवी लोन्स मतलब एग्रीकल्चरल लोन्स, मेंटेन द लैंड रिकॉर्ड्स। अब ये लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए खुद तो जाते नहीं है, ये पूरे इनकी हायरार्की मैंने बताया आपको। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, फिर तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, गेदावर हैं,
पटवारी हैं। रूरल स्टैटिस्टिक्स इनके पास है, टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, दैट इज एक्वायरिंग लैंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्री, स्लम क्लियरेंस, कैपिटल कंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। लैंड रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करना हो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करेंगे। एग्जीक्यूट लैंड कन्वर्जन अगर करवाना हो, जैसे एग्रीकल्चर लैंड है उसको कमर्शियल करना है या रेजिडेंशियल करना है, तो 5,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर किसका अधिकार करने का? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। रेस्ट्रिक्ट मैटर ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट कहीं हो रहा हो, तो अभी जैसे एक राजस्थान में रास्ता खोलो आंदोलन चला था, डॉक्टर IAS जितेंद्र सोनी ने उनको चलाया था, जो ऑफिसर यहाँ के थे, काफ़ी फेमस हुआ था रास्ता खोलो अभियान नागौर साइड में। तो लैंड एनक्रोचमेंट है तो उसको भी रोकना, तो लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द एग्रीकल्चरिस्ट, टू मेक एन असेसमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ क्रॉप, रिकमेंड रिलीफ ड्यूरिंग नेचुरल कैलमिटीज लाइक फायर, ड्रोट एंड फ्लड। जो अभी फसल बीमा योजना चल रही है, उसमें जो एस्टिमेट्स भेजे जाते हैं, उसमें किसका काम होता है? ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, पटवारी कार इन सब का। टू सुपरवाइज ट्रेजरी एंड सब ट्रेजरी, एनफोर्स स्टैम्प एक्ट, पे रिहेबिलिटेशन ग्रांट, मैनेज गवर्नमेंट एस्टेट, to hear revenue appeals against the order of lower authorities and to pay जमींदारी एबोलिशन कंपनसेशन। इसके बाद देखिए इनका मजिस्ट्रेट के रूप में रोल, जिसको मैंने बताया कि इनकी पावर्स काफ़ी कम हो गई हैं आज़ादी के बाद से। टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, एंड टू इशू बेल अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 151, जो कि शांति भंग में जो अरेस्ट किए जाते हैं वहाँ बेल दे सकते हैं। टू इशू orders when there is a threat to public peace, and order under सेक्शन 144 जो धारा लगती है, जिसमें 4-5 लोगों की गैदरिंग या असेंबली पे रोक लगाई जाती है, तो वो पावर्स भी किसको होती हैं CRPC के अंदर? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। टू सबमिट द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस टू द होम डिपार्टमेंट, तो जो स्टेट होम डिपार्टमेंट है उसको एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जाती है, वो कौन भेजते हैं? डिस्ट्रिक्ट पुलिस की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जेल्स का इंस्पेक्शन करना, तो सबमिट एन एनुअल क्राइम रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। टू ग्रांट सस्पेंड कैंसिल मैनी काइंड्स ऑफ लाइसेंस, जैसे अगर मान लो किसी को लाइसेंस आर्म्स लेना है, गन लेनी है, जो रखते हैं कई लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस, तो वो लाइसेंस भी कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। होटल्स, एक्सप्लोजिव, पेट्रोलियम एंड अदर्स। टू ग्रांट सुपीरियर क्लासेस टू द प्रिजनर्स, अब जेल में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक अच्छी सुविधा प्रदान करती है गवर्नमेंट, तो उनको क्या कहते हैं? सुपीरियर क्लासेस ऑफ प्रिजनर्स, कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इस तरीके से रहा हो। तो ये अथॉरिटी भी किसके पास है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट एक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऊपर भी इनका कंट्रोल होता है। जो आप देखेंगे IPC 1860, इसके अंदर मेंशन है कि ओवरऑल जो कंट्रोल होगा पुलिस का, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को है ही, बट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी किसको रिपोर्ट करेंगे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हैसियत में काम कर रहे होंगे। टू एनफोर्स एंटरटेनमेंट एक्ट एंड प्रेस एक्ट, टू कॉल द आर्म फोर्सेस टू एड एंड असिस्ट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू डील विद एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट्स। टू प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट एंड एंटरटेनमेंट एक्ट, एंड टू परमिट पोस्टमार्टम एट नाइट, कि रात को अगर किसी का पोस्टमार्टम करना हो, कोई ऐसी इमरजेंसी हो, तो ये काम भी कौन कह सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसकी परमिशन दे सकते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के कुछ रोल हैं एज एन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं इनके और बाकी रोल जो मैंने बताया आपको, कि प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, इलेक्शन में इनकी ड्यूटी आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनकी ड्यूटी है, तो ये सब चीज़ें। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं, सिविल सप्लाईज को देखेंगे। सबसे पहले इसमें क्या है? एक्ट एज द रिटर्निंग ऑफिसर, ये आपने पढ़ा होगा कई बार। रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द इलेक्शन टू पार्लियामेंट्री एंड स्टेट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी, हैज ही कोऑर्डिनेट द इलेक्शन वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर हैं, जब कभी जनगणना होगी जो 10 साल में एक बार होती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंसर ऑफिसर के तौर पे काम करते हैं। ही कंडक्ट सेंसस ऑपरेशन वंस इन 10 ईयर्स। चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, कि कोई वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, PM आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करना, तो ये प्रोटोकॉल इन्हीं का होता है। प्रिसाइड्स ओवर द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, तो DPC है, उसको प्रिसाइड करना। एक्ट एज ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग सेरेमोनियल फंक्शंस इन द डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी कोई सेरेमनियल फंक्शन हुआ, जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी कुछ है, तो वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वहाँ होते हैं. ही एक्ट एज एन काइंड ऑफ बफर बिटवीन द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट सिटीजन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट. एडमिनिस्ट्रेशन है जितना भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और जो लोग हैं उनके बीच की जो कड़ी है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं. सुपरवाइज द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन द डिस्ट्रिक्ट. पब्लिक रिलेशन ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट. क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेशन इन चीफ ड्यूरिंग द नेचुरल कैलेमिटीज एंड अदर इमरजेंसी. तो इमरजेंसी के अंदर सबसे पहले कॉल किसको जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को. एक्ट एज ए हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ही डील विद द पर्सनल मैटर एंड द डिस्ट्रिक्ट स्टाफ. पर्सनल मैटर जैसे आपने डिविजनल कमिश्नर में देखा, तो इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में किसका कंट्रोल होता है? कलेक्टर साहब का. रेस्पॉन्सिबल फॉर सिविल सप्लाईज, फूड एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज. हैंडल्स वर्क पर्टेनिंग टू सिविल डिफेंस. मेंटेन लाइसेंस विद मिलिट्री अथॉरिटीज. जो बॉर्डर एरियाज हैं जैसे जैसलमेर है, तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसके साथ लाइसेंस बना के रखेंगे? जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनके साथ में. पावर टू इश्यू वेरियस सर्टिफिकेट्स जैसे नेशनलिटी, डोमिसाइल, मैरिज, SC ST OBC, EWS, तो ये सर्टिफिकेट वगैरह भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अथॉरिटी के अंदर ही SDO साइन करते हैं. अब हम बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी की, जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं. चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन द स्टेट. हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन द स्टेट. ये भी एक सुपर टाइम स्केल IAS ऑफिसर होते हैं, जो यंग एज में, मान लो 20-21 साल के एज में अगर IAS बन जाते हैं, तो वो फाइनली कहाँ तक पहुँच सकते हैं? चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बन सकते हैं. ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है स्टेट के अंदर. जो भी IAS हायरार्की है उसके अंदर सबसे बड़ी पोस्ट चीफ सेक्रेटरी होती है. इनका अपॉइंटमेंट, अब देखो यहाँ से UPSC के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, UPSC प्री के अंदर, कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी इज चूजन बाय द CM. chosen by the CM, as the appointment of chief secretary is an executive action of the CM. It is taken in the name of governor of the state. All the executive actions of the state are taken in the name of the governor. ये आप पॉलिटी में पढ़ते हो. तो ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है. तो ये चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं, और किसके नाम से होता है? गवर्नर के नाम से. और UPSC में थोड़ा उल्टा लिखा होता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. पोजीशन के बारे में करते हैं. तो पोस्ट ऑफ चीफ सेक्रेटरी द सीनियर मोस्ट पोजीशन इन द सिविल सर्विसेज इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द इंडिया. सीनियर मोस्ट होंगे. चीफ सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो, ये बात ध्यान रखने की, एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड. कैबिनेट सेक्रेटरी जो सेंटर में होते हैं, इसके बारे में भी अलग से UPSC में प्री में क्वेश्चन पूछा गया. तो वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज बोर्ड के एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं. बट ये किसके होते हैं? चीफ सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियो हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड. स्टेट सेक्रेटेरिएट, द स्टेट कार्डर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऑल सिविल सर्विसेज अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस स्टेट गवर्नमेंट. सबके हेड जो भी हम मेंशन किए गए ये होते हैं. पोजीशन इज ए कार्डर पोस्ट फॉर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. IAS के जो कार्डर मिलते हैं, तो उन्हीं स्टेट्स में ये चीफ सेक्रेटरी लगाए जाते हैं. चीफ सेक्रेटरी इज द चीफ एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट के जितने भी मैटर्स हैं, उसमें अगर कोई एडवाइस चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को चाहिए, उसमें वो चीफ एडवाइजर कौन होंगे? चीफ सेक्रेटरी होंगे. इनकी टेन्योर की बात करें, जो मैं UPSC प्री की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन की, तो उसमें ये बात भी पूछी गई थी टेन्योर की. द ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ टेन्योर सिस्टम. तो इन पे टेन्योर सिस्टम ये लागू नहीं होता. नो फिक्स टेन्योर फॉर दिस पोस्ट. कभी 2 साल के लिए, कभी 1.5 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए देखा गया है. तो इस तरह से ये अपॉइंट किए जाते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन in its report in state administration in 1969 had recommended that the chief secretary should have. इनको ये बोला गया कि 3 से 4 साल तो कम से कम एक जगह इनको रखना चाहिए. अब हम बात करते हैं राजस्थान के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरीज के बारे में. अब बहुत सारे रह चुके हैं, क्योंकि 2-2 साल, 1-1 साल इनका टेन्योर है, तो आप ज़्यादा याद नहीं रख पाएंगे. इसलिए सबसे पहले आप देख लीजिए जो अभी हैं. अभी कौन है? अभी ये नहीं है. इससे पहले निरंजन कुमार आर्या. अभी कौन है? अभी है उषा शर्मा. उषा शर्मा कौन है अभी? चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान. उषा
शर्मा कब बनाया गया? 31/1/2022 को। उससे पहले कब थे वो, कौन थे? निरंजन कुमार आर्य साहब, वो रिटायर हुए 31/1/2022 को। उससे पहले थे राजीव स्वरूप, देवेंद्र भूषण गुप्ता, निहाल चंद गोयल, उससे पहले अशोक जैन, उससे पहले ओम प्रकाश मीना। इस तरीके से यहाँ पे 6 नंबर तक है। उसके बाद 39, 40। सबसे पहले थे वो थे श्री के राधा कृष्णन। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान वॉज श्री के राधा कृष्णन। ये कब से कब तक थे? 13/4/1949 से लेकर 2/5/1950 तक। इसमें क्या बात याद रखने की है? अभी का नाम याद रख लीजिए, कब ये बनाए गए, इससे पहले कौन थे, उससे पहले कौन थे, और जो फर्स्ट थे उनका नाम क्या था। अब हम जो हमने पढ़ा अभी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है जो यूपीएससी में बताया मैंने आपको, यूपीएससी में पूछा गया था चीफ सेक्रेटरी के बारे में। द चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नो, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ही इज अपॉइंटेड इन द नेम ऑफ द गवर्नर बट नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट हैज फिक्स टेन्योर, बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो ये दोनों बातें गलत हो जाती हैं यहाँ पे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है? नन ऑफ द अबव। पावर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं, कंट्रोल ओवर द पुलिस एंड टू चेक द पासपोर्ट ऑफ द फॉरनर्स। ये भी इनकी पावर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे। अब ये डी आप निकाल सकते हो आराम से यहाँ पे, टू कंट्रोल लैंड रेवेन्यू। अब लैंड रेवेन्यू का काम इनका एज एन रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है, एज एन मजिस्ट्रेट नहीं है। तो डी गलत हो गया, तो डी गलत हो गया, तो ये सारे गलत हो गए, तो बचा आंसर 1। अब देखो यहाँ कुछ कमेंट हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में, और किसने ये कमेंट किया है ये आपने देखा अभी। अगर आपको कुछ याद हो उसमें से तब बताएं मुझे। कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक कछुआ है जिसकी पीठ के ऊपर एक हाथी है, और वो हाथी कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात किसने बोली? ये बात किसने बोली बताओ? ये बात बोली राम से मैकडोनाल्ड। 1 का हो गया 3। यहाँ लिख लिया करो एक ही साथ। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी लॉयर भी होना चाहिए, अकाउंटेंट भी होना चाहिए, सर्वेयर भी होना चाहिए, राइटर भी होना चाहिए। ये किसने बोला था? रिपोर्ट ऑफ इंडियन कमीशन, स्टेटूटरी कमीशन, जो कि साइमन कमीशन के नाम से आप जानते हैं। तो इसका आंसर हो गया 1। देर इज नॉट, नेवर हैज बीन एन ऑफिशियल लाइक कलेक्टर एनी वेयर एल्स। ये किसने बोला था? ये किसने बोला था? ये बोला था के दास साहब ने। 1, 3, 4, तो ये आप लिख सकते हैं 2। लिंक पिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो इस तरह से सवाल आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में 20 मई 2005 को क्या बोला था। तो ये देखते ही अगर आपने शुरुआत में इसे पढ़ लिया तो आप घबरा जाओगे, बट आपने इसे शुरुआत में नहीं देखना ऐसी चीज़ों को। देखो आंसर यहाँ पे सीधा मिल रहा है, सेकंड बच रहा था ना, तो हो गया 3142। 3142, आंसर इज 1। किसने कहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को इंस्टीट्यूशनल करिश्मा? ने कहा रजनी कोठारी जी ने। ये हमने अभी देखा। इस तरह के आसान सवाल भी पूछे जाते हैं। इन विच ईयर वॉज द ऑफिस ऑफ डिविजनल कमिश्नर, जो हमने देखा अभी कि स्टेट है, के नीचे डिवीज़न है, फिर डिस्ट्रिक्ट है। तो डिवीज़न को राजस्थान के अंदर एक बार अबोलिश किया गया, फिर वापस से रिवाइव किया गया। तो ये पूछा गया कब हुआ ऐसा। तो हरिदेव जोशी के टाइम तो वापस रिवाइव किया गया था, जो कि डेट थी 1987। यहाँ 1987 एक बार और है। तो ये अबोलिश किया गया था 1962 के टाइम। आंसर इज 4। आपसे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान। फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, अभी आपने देखा श्री के राधा कृष्णन। तो ये फर्स्ट के बारे में जो अभी है इनकम्बेंट, जो लॉन्गेस्ट है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेड दैट ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक अ मशीन। कॉन्स्टिट्यूशन एक मशीन की तरह है विच इज़ लाइफलेस थिंग, जिसमें कोई जान नहीं है। इसमें जान कहाँ से आती है? बिकॉज ऑफ द मैन हु कंट्रोल इट। एंड इंडिया नीड्स टूडे नथिंग मोर देन सेट ऑफ ऑनेस्ट मैन हु विल हैव द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री बिफोर देम। अभी हमारे देश को कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो अपने फ़ायदे से पहले देश के फ़ायदे को समझें।
ये बात किसने कही थी? देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। इस दिन जो वैलिडेक्टरी, जो फाइनल जो स्पीच देते हैं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो हेड थे, प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये बात कही थी कॉन्स्टिट्यूशन फाइनल जब बन गया था उस दिन, फाइनल स्पीच के अंदर, कि ये एक मशीन की तरह है, इसमें कोई जान नहीं है। बट इसमें जान कहाँ से आएगी? जो लोग इसको कंट्रोल करेंगे, जो काम करेंगे, उनसे। और वो एकदम ऑनेस्ट होने चाहिए। आंसर क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। So this is how we have completed the district administration and about some other aspect of the constitution. So thank you all for today, and the last lecture in the Rajasthan polity is related to the legal rights, जिसमें हम कुछ एक्ट्स के बारे में देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन हो गए, RS प्री के अंदर पूछे जा सकते हैं या मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कीप रिवाइजिंग, हैव ए नाइस डे, बाय।